नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पाठ्य योजना की रूपरेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पाठ्य योजना का अर्थ, परिभाषाएं, उद्देश्य वगैरह पढ़े थे। अब हम पाठ्य योजना की रूपरेखा के बारे में पढ़ते हैं कि जब शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य के लिए जाते हैं तो उसे लेसन प्लान के निर्माण हेतु कुछ निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने रहते हैं तथा इसी आधार पर शिक्षक किसी कक्षा में पाठों को प्रस्तुत कर सकता है और पाठ्य योजना के प्रणाली के आधार पर वो उसको सही तरीके से पढ़ा सकता है। तो जो पाठ्य योजना की जो रूपरेखा होती है उसमें जो पॉइंट होते हैं वो निम्न प्रकार है। नंबर 1 है सामान्य सूचना, कि जब पाठ्य योजना हम बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको क्या क्या हेडिंग डालनी पड़ती है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले आता है पाठ का शीर्षक, कक्षा, कालांश, अवधि, विषय, प्रकरण, दिनांक आदि को शामिल किया जाता है। जिस विद्यालय में शिक्षण किया जाना है उस विद्यालय का नाम भी होता है। नंबर 2 आता है सामान्य उद्देश्य। इसके अंतर्गत सामान्य उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है। भाषा कोई सी भी हो उनके लिए अलग अलग उद्देश्य हम निर्धारित करते हैं। सामान्य उद्देश्य के बाद में आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विषय इसको पढ़ाने के लिए जिस उद्देश्य की प्राप्ति हमको करनी है वह हम लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य सामान्य उद्देश्यों पर आधारित होते हैं परंतु उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होते हैं। चौथा है शिक्षण सहायक सामग्री, कि जब हम पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं तो जो हमारी पाठ्य योजना होती है उस शिक्षण के लिए हम कुछ सहायक सामग्री का उपयोग भी करते हैं। कुछ सहायक सामग्री तो हमको कक्षा में प्राप्त हो जाती है तथा कुछ सहायक सामग्री शिक्षक अपने साथ लेकर जाता है। अब शिक्षण सहायक सामग्री के बाद आता है पूर्व ज्ञान। इसमें बालक को 5 जो पहले से ही उसको संबंधित है, जो पहले से वो कुछ जानता है, उससे संबंधित पाठ के विकास के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं और वो पूर्व ज्ञान के आधार पर होते हैं। इसके बाद आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न पूर्व ज्ञान के आधार पर होते हैं। शिक्षक अपने चार्ट, प्रश्न या कहानी किसी के भी माध्यम से बालकों से प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं तथा अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। लेसन प्लान के इस भाग में छात्रों के सम्मुख नवीन ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए प्रस्तुत 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। एक भाग में अध्ययन स्थितियाँ तथा दूसरे भाग में अध्ययन बिंदु लिखते हैं। शिक्षक विभिन्न शिक्षण पद्धति, विभिन्न प्रविधियों, दृश्य श्रव्य विधियों का प्रयोग करते हुए अपने अपने सोपानों को लिखता है तथा प्रस्तुतिकरण करता है। प्रस्तुतिकरण के बाद आते हैं बोध प्रश्न। बोध प्रश्न के अंतर्गत शिक्षक जो कथन पढ़ाता है उस कथन में से वह विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न पूछता है, उनको हम बोध प्रश्न कहते हैं। इसके बाद आता है शामपट कार्य। शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए जो विषय वस्तु होती है उस विषय वस्तु में से कुछ प्रश्न या कुछ उसमें से निष्कर्ष निकाले जाते हैं, वो हम शामपट पर लिखते हैं। जैसे कि उस विषय वस्तु का सारांश भी हम शामपट पर लिख सकते हैं। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, कि अध्यापक जो विषय वस्तु पढ़ा रहा है उस विषय वस्तु में से बालक से मूल्यांकन प्रश्न करता है। मूल्यांकन प्रश्न के बाद आता है गृह कार्य, कि जब अध्यापक बालक को अपना पाठ योजना पूर्ण नियोजन तरीके से पढ़ाता है तो उससे संबंधित अंत में कुछ कार्य घर के लिए भी देता है, जिससे अध्यापक को ये पता लग जाता है कि उसने क्या पढ़ाया है और बालक ने कितना सीखा है। तो ये थे हमारे एक पाठ योजना की रूपरेखा जिसके अंतर्गत ये तत्व निर्धारित होते हैं। अब आता है कि एक प्रभावी पाठ योजना की क्या क्या विशेषताएं होती है। कि पाठ्य योजना का जब हम निर्माण करते हैं तो उसको एक अध्यापक पूर्ण रूप से गहन अध्ययन करता है, उसके बाद ही उसको पढ़ाता है। लेकिन वो कितना असरदारी है
ये अध्यापक के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसकी निम्नलिखित विशेषताएं भी है। इसमें नंबर 1 है प्रभावी पाठ योजना एक कक्षा में प्रयोग में आने वाली क्रिया की प्रस्तावित रूपरेखा है, कि जो पाठ योजना जो बनती है वो पूरी कक्षा कक्ष की विधियों पर निर्भर करती है। दूसरा है कक्षा में पाठ योजना विधिवत लिखित रूप से होनी चाहिए जिससे बालक आसानी से समझ जाए। थर्ड है पाठ योजना किसी न किसी उद्देश्य तथा उद्देश्यों पर आधारित होती है। अगला है पाठ योजना में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण सहायक सामग्री का उल्लेख करना चाहिए, जैसे चार्ट है, मॉडल है, मानचित्र है, फिल्म है, स्लाइड्स है आदि के माध्यम से शिक्षक अगर पाठ योजना को पढ़ाते हैं तो वह सरल और सुबोध हो जाती है तथा बालक आसानी से अधिगम कर सकते हैं। अगला है आदर्श पाठ योजना विद्यार्थियों की पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, कि जो हम जिस पाठ योजना को पढ़ा रहे हैं, जो नवीन ज्ञान हम दे रहे हैं वह पुराने ज्ञान से मिलता जुलता होना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ आधुनिक विषय वस्तु होती है जो शिक्षण बिंदु या संप्रत्तियों के रूप में लिखी जाती है। अगला है पाठ को उचित सोपानों में विभाजित कर देना चाहिए, यानी कि अलग अलग शिक्षण बिंदुओं के माध्यम से पाठ योजना को पढ़ानी चाहिए। फिर पाठ योजना में भाषा की सरलता स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि सरल और स्पष्ट भाषा से ही हमको पाठ योजना का निर्माण करना चाहिए। पाठ योजना के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि के प्रयोग की ओर संकेत किया जाना चाहिए, कि हमको शिक्षण विधि और प्रविधि का पूर्ण रूप से प्रयोग करते हुए पाठ योजना बनानी चाहिए। अगला है विषय वस्तु का यथासंभव दूसरे विषय में संबंध स्थापित होना चाहिए। तो ये थी हमारी पाठ योजना की विशेषताएं। अब हमको ये देखना है कि हम पाठ योजना का निर्माण कैसे करते हैं, उसका प्रारूप क्या होता है। तो एक जो सामान्य तौर पर जो एक पाठ योजना बनाई जाती है उसका प्रारूप इस प्रकार है। सबसे पहले हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर दिनांक लिखेंगे, फिर कक्षा लिखेंगे, वर्ग आएगा, विषय आएगी, कालांश आएगी और समयावधि आएगी। उसके बाद हमारा प्रकरण आएगा। प्रकरण के बाद शिक्षण उद्देश्य और राइट हैंड पे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आएंगे। शिक्षण उद्देश्य में हम 6 शिक्षण उद्देश्यों को लेंगे। नंबर 1 है ज्ञानात्मक है, दूसरा अवबोध है, तीसरा अनुपयोग है, चौथा कौशल है, पांचवा अभिरुचि है और छठा अभिवृत्ति है। इधर हम विषय वस्तु से संबंधित व्यवहारगत परिवर्तन करेंगे। उसके बाद आती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत हम जो हमारी विषय वस्तु है उसके माध्यम से हम सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे। कुछ सहायक सामग्री कक्षा में रहती है तथा कुछ सहायक सामग्री हम लेकर साथ में जाएंगे जो हमारी विषय वस्तु से संबंधित होती है। उसके बाद आते हैं शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु भी हमको लिखने पड़ते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मिनिमम 3 होने चाहिए, मैक्सिमम हम 4 या 5 भी ले सकते हैं। फिर है शिक्षण विधि, कि हम जो हमारी विषय वस्तु है, जो हमारी पाठ योजना है, उसके अंतर्गत हम कौन कौन सी शिक्षण विधियों को काम में ले रहे हैं। जैसे कथन विधि है, प्रश्नोत्तर प्रविधि है, कथन विधि है, ठीक है। तो ऐसी व्याख्या विधि है, इन विधियों को हम काम में ले सकते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत बालक विषय वस्तु से संबंधित सामान्य जानकारी पहले से ही रखते हैं। उसके बाद में आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के अंतर्गत हमको 2 कॉलम बनाने हैं, एक छात्र अध्यापक क्रिया है और एक विद्यार्थी क्रिया है। छात्र अध्यापक क्रिया में हमको टोटल 5 प्रश्न बालक से पूछने पड़ते हैं। ये पूर्व ज्ञान के आधारित होते हैं। इनमें तारतम्यता रहती है। पहला प्रश्न का जो आंसर होता है उस आंसर से ही दूसरा प्रश्न तैयार होता है। इस तरह से प्रश्नों से उत्तर बनते जाते हैं और उनकी तारतम्यता कंटिन्यू रहती है। 5वां जो प्रश्न बनता है वो समस्यात्मक आता है, यानी कि वो हमारे प्रकरण से संबंधित रहता है। उसके बाद में उद्देश्य कथन आता है। उद्देश्य कथन में हम लिखते हैं कि जो हमारा टॉपिक है उसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण, लेसन प्लान प्रेजेंटेशन, जो प्रस्तुतिकरण हमको देने पड़ते हैं। उसमें सबसे पहले हम शिक्षण बिंदु लिखते हैं, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएँ आएगी, उसके बाद विद्यार्थी क्रियाएँ आएगी, फिर सहायक सामग्री आएगी, फिर श्यामपट्ट कार्य आएगी। शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हमको नंबर 1 जो हमारा प्रकरण है उनमें जो विषय वस्तु है उससे संबंधित प्रकरण
शिक्षण बिंदु लिखना पड़ता है। उस शिक्षण बिंदु से संबंधित हमें पहले 3 विकासात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। विद्यार्थी 2 प्रश्नों के उत्तर तो दे देता है तथा तीसरा प्रश्न निरुत्तरीय संभावित उत्तर भी होता है। उसके बाद छात्र अध्यापक कथन आता है कि जो शिक्षण बिंदु है उस कथन को छात्र अध्यापक अपने भाषा में उसको प्रस्तुत करता है तथा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इस कथन में जो भी सहायक सामग्री काम में आती है वो हम सहायक सामग्री के कॉलम में लिखते हैं और इस विषय वस्तु इस कथन का जो सारांश होता है वो हम शामपट कार्य पर करते हैं। अब कथन जब पूरा हो जाता है हमारा, उस कथन के बाद हम बोध प्रश्न करते हैं। वो हम अध्यापक बोध प्रश्न करेगा और उनका उत्तर छात्र अध्यापक क्रिया विद्यार्थी क्रिया में हमको लिखनी पड़ती है। इस तरह से हमको मिनिमम 3 या 3 से ज़्यादा शिक्षण बिंदु लेने पड़ते हैं और इसी तरह का फॉर्मेट हमको आगे चलाना पड़ता है। इस तरह शिक्षण बिंदु लेते जाएंगे, विकासात्मक प्रश्न करते जाएंगे और छात्र अध्यापक क्रिया के माध्यम से उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। जब हमारे तीनों शिक्षण बिंदु आ जाते हैं उसके बाद में हम विद्यार्थियों से मूल्यांकन प्रश्न भी पूछते हैं। मूल्यांकन प्रश्न के जो बनते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होते हैं, लघुत्तरात्मक भी होते हैं, अति लघुत्तरात्मक भी होते हैं और निबंधात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे जो प्रश्न होते हैं वो जो हम लेसन प्लान जो बनाए हैं उसमें जो बोध प्रश्न है वो, उसमें विकासात्मक प्रश्न वो है और जो छात्राध्यापक कथन है उनमें से भी हम मूल्यांकन प्रश्न बनाकर बालकों से पूछ सकते हैं। जब हम बालकों से प्रश्न पूछते हैं उसके बाद में हम विद्यार्थियों को घर पे करने के लिए गृह कार्य भी देते हैं। जो हमारी पढ़ाई गई विषय वस्तु है उस विषय वस्तु में से हम गृह कार्य बालकों को घर से करके लाने के लिए देते हैं। फिर नीचे हम बाईं तरफ पर्यवेक्षक टिप्पणी लिखेंगे और दाएं तरफ पर्यवेक्षक हस्ताक्षर लिखेंगे। इस तरह से ये हमारी पूरी पाठ्य योजना का निर्माण हो गया है। धन्यवाद।